आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे जो है सरबत खालसा। पंजाब में पिछले कुछ दिनों से जो माहौल बना है उसके तहत सरबत खालसा की मीटिंग की काफ़ी चर्चा है। मुझे लगता है कि बीइंग स्टूडेंट्स, बीइंग अवेयर सोसाइटी, हम सबको पता होना चाहिए कि सरबत खालसा का सही अर्थ क्या है, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी संस्थाओं का सही अर्थ क्या है, सरबत खालसा कैसे एग्जिस्टेंस में आया, आज वो किस रूप में एग्जिस्ट कर रहा है और उसके काम करने की सही प्रक्रिया क्या है, द प्रोसीजर। ये सारी चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है। हम आज के लेक्चर में सरबत खालसा के साथ साथ सिख गुरुज़ की हिस्ट्री को थोड़ा ट्रेस करते हुए सरबत खालसा तक आपको लेके आएंगे। सिख समाज में इसके महत्व को समझाएंगे, इसके इम्पैक्ट को, इम्पोर्टेंस को। हम दल खालसा पर बात करेंगे, बुढ़ा दल और तरुण दल, द ग्रुप ऑफ सीनियर मेंबर बुढ़ा दल, द ओल्डर पीपल, एंड द ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स, द तरुण दल। तरुण माने नया, जवान। ओके, हम इन पर बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। दल खालसा क्या है, मिसलें कैसे काम करती थी, क्या हैं, आप सब चीज़ों को जोड़ के समझ पाएंगे ताकि पंजाब के मौजूदा हालातों को आप बेहतर स्थिति में देख पाएँ। बेहतर स्थिति मतलब आपका नज़रिया उसको लेकर के नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सरबत खालसा शब्द पहले तो यहाँ से समझिए कि सरबत, सिखिज़म में सरबत दा भला, ये कॉन्सेप्ट बहुत प्रोमिनेंट है, सबका भला। तो सरबत का सीधा शब्द है सभी, ऑल, एवरीवन। और खालसा यहाँ पर जो कहा गया है ये पर्टिकुलरली इस टर्म में सिख के लिए कहा गया है। तो सभी सिख, सभी सिखों की सभा, तो सरबत खालसा सभा बुलाई जाए, ऐसा कहा गया। मैं यहाँ पर शब्द सभा यूज़ कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। मैंने समिति नहीं यूज़ किया, सभा यूज़ किया। जैसे आप सब जानते हैं कि ग्राम सभा, सभा शब्द आने से चीज़ें बदल जाती, असेंबली। ये बहुत, सभा जब हम बात करते हैं, इट विल वर्क इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। द व्यूज़ ऑफ पीपल, जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं लोग, उनके जो व्यूज़ हैं, जो उनके विचार हैं, वो बहुत महत्व रखते हैं। या ऐसा कह लीजिए, सारी मीटिंग जो होती है वो उन्हीं विचारों को जानने के लिए और उन्हीं विचारों को नीति बनाने के लिए होती है। पर्पस ही वही होता है। तो सभा, तो सरबत खालसा, सरबत अर्थ सभी, खालसा अर्थ सिख, सभी सिखों की सभा। तो ये प्लीज़ अंडरस्टैंड इट, ये किसी भी मैनर में कोई बॉर्डर्स फॉलो नहीं करती है। ये वर्ल्ड वाइड सिख इसमें कवर होते हैं। तो पहली चीज़ तो समझ लीजिए कि वर्ल्ड वाइड सिख इसमें कवर होते हैं, जिसके लिए शब्द अक्सर इस्तेमाल कर लिया जाता है कौम। जब कौम शब्द का यहाँ प्रयोग हो रहा है, सिख कौम, तो ये कम्युनिटी के सेंस में उपयोग में आ रहा है। तो वर्ल्ड वाइड जो भी सिख कम्युनिटी है, ये कॉल सबको होती है कि आप सब आएंगे, शामिल होंगे। अब लिटरल मीनिंग तो इसका यही है, और सभी सिख इसमें भागीदारी ले भी सकते हैं। पर होता क्या है ज़मीन पर, सही में काम कैसे प्रोसीड होता है, वो ऐसे होता है कि अब जो सिख समाज है वो अपने साथ नज़दीकी रूप में जो संस्थाएं जुड़ी हैं रीजनल लेवल पर या लोकल लेवल पर, उन संस्थाओं के द्वारा सिख समाज रिप्रेजेंट हो जाता है। तो टेक्निकली फिर सरबत खालसा में जो भाग लेती हैं वो अलग अलग क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल या वर्ल्ड लेवल के जो ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब पार्टिसिपेट करती हैं, जो अपने पीछे खड़े सारे समाज के व्यूज़ को रिफ्लेक्ट कर ही रही होती हैं, ऐसा मान लिया जाता है। तो लिटरल मीनिंग मैंने बता दिया, रोक कोई नहीं, कोई रोक नहीं, जहाँ बुलाई जाएगी आप सब जा सकते हैं, सिख समाज से हैं आप जाइए। लेकिन तकनीकी रूप में होता क्या है कि आपको रिप्रेजेंट करने वाले हो सकता है कि आपके कई
क्षेत्रीय दल हों, वो आपको जा कर के वहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी वॉइसेस को। ये बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आप लोग अपना कैंडिडेट इलेक्ट करते हैं, संसद में बैठ के वही तो आपकी वॉइसेस को रिप्रेजेंटेशन देता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ से फिर आप कुछ कंक्लूड नेगेटिव ना कर लें, वो ये कि वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है। पर सरबत खालसा की जो मीटिंग होती है, ये थोड़ा आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसा सुनेगा कि सारे आ जाओ, बैठ के फैसला कर लेते हैं, बैठ के विचार कर लेते हैं, सारे आमंत्रित हैं, आओ। वो तो आपके स्तर पर आपने अपनी संस्थाओं को पूरा दे दिया जिम्मेदारी कि ठीक है आप जा रहे हैं, ओके है, पर आप पे रोक नहीं है, आप भी आ जाओ। पर अब संसद में तो ऐसा नहीं है। आप सब वोटर तो हो सकते हैं, पर आप सब सीधे संसद तो नहीं पहुंच सकते, चुनना तो अपना रिप्रेजेंटेटिव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि आपने अपना पक्ष रखने के लिए किसी को कहा है, वो संस्था वहाँ जाएगी, अच्छी बात है। आप भी जाना चाहते हो, आ जाओ। ऑल आर अलाउड, इवन द सभा इज सीकिंग एवरीवन कि सारे आओ। तो शब्द शरबत इन दैट सेंस इट इज फॉर सभी सिख, सभी सिख आ जाओ। तो वही मैंने लिखा है कि सरबत खालसा क्या है, बस बाय एनुअल डेलिब्रेटिव असेंबली। बाय एनुअल, वर्ष में 2 बार, वैसाखी और दिवाली, वर्ष में 2 बार, बाय एनुअल, साल में 2 बार। डेलिब्रेटिव असेंबली, देखो असेंबली शब्द सभा, डेलिब्रेटिव विचार विमर्श, विचार विमर्श करने वाली सभा, साल में 2 बार विचार विमर्श करने वाली सभा, ठीक है। बाय एनुअल डेलिब्रेटिव असेंबली, सरबत खालसा क्या है? सो वाज अ बाय एनुअल डेलिब्रेटिव असेंबली ऑफ द सिक्स। तो मैंने 2 कॉमा लगाए थे ना, 2 कॉमा के बीच की बात को हम अपने मन में पढ़ लेते होते हैं, मुंह में बोल के नहीं पढ़ते। अब मैं मन में जो पढ़ा वो भी बोल देता हूँ। तो वाज अ बायएनुअल डेलिब्रेटिव असेंबली ऑन द सेम लाइंस एज अ पार्लियामेंट इन अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये है इसकी ताकत, ये इतना बड़ा रुतबा रख सकती है, ओके कि जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट लगती है, वैसे ही एक सरबत खालसा जैसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सारे सिख पार्टिसिपेट करें, वर्ल्ड वाइड आए, सारे आए, ओके ऑफ द सिक्स। तो ये वर्ड नहीं भूलना है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट इज फॉर द सिक्स। आप वहां पर सिख बनकर झूठे पहुंचे हैं, या आप सरबत खालसा के जो सदस्यों की संख्या में आप अपना संख्या बल अधिक रख रहे हैं, पर आप सिख नहीं हैं कि जो वॉइसेस हैं उन्हें मैनिपुलेट कर सकें, तो आपको सेटल करने के उनके पास प्रबंध भी हैं फिर। तो ये बहुत क्लियर एक्सप्रेशन, इट इज फॉर द सिख, सरबत खालसा। बात समझ में आ गई? तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखनी कि मतलब ये कन्फ्यूजन नहीं रखनी कि पंजाब में सारे ही चले जाएं। पंजाब में ये सिखों को आह्वान होता है, बात को समझिए, और वर्ल्ड वाइड ये सिखों को आह्वान होता है। क्लियर? सो सरबत खालसा वाज अ बाय एनुअल डेलिब्रेटिव असेंबली on the same line as a parliament in a direct democracy of the Sikhs. It literally translates to the entire Sikh nation, but as a political institution, it refers to the meetings of the Dal Khalsa, Sikh Missiles, और the legislature of the Sikh Empire. महाराजा रणजीत सिंह का जो सिख एम्पायर था, क्योंकि हम आज के मौजूदा समय की बात तो करेंगे, लेकिन ये जब एग्जीक्यूट हुआ करती थी सही मायने में सरबत खालसा, मैं तो उस दौर की बात कर रहा हूँ ना, तो बाय एंड लार्ज इसमें आया कौन करते थे? दल खालसा आ जाते थे, सिख मिसलें आ जाती थी, और द लेजिस्लेचर ऑफ द सिख एम्पायर, ये सारे, और अदर सिख ऑर्गेनाइजेशंस कैन पार्टिसिपेट। वैसे तो लिटरली एंटायर सिख नेशन को कॉल होती है, बट पॉलिटिकली इसमें ये सब भाग लेते हैं, ओके मतलब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वहाँ सारी होनी हैं, वो सब में ये पार्टिसिपेट करेंगे। समझ में आ रही बात? चलें आगे अब। चलो अब देखो, सवाल ये पैदा होता है कि सरबत खालसा का आरंभ कैसे हुआ, ये कब एग्जिस्टेंस में आई और क्यों एग्जिस्टेंस में आई, इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। शुरुआत करते हैं। देखिए,
एक तरफ भारत पर धीरे धीरे बाबर की चढ़ाई हो रही थी, द मंगोल, और दूसरी तरफ इसी समय में सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव एक नई विचारधारा को जन्म दे रहे थे और सिख धर्म की नींव रखी जा रही थी। ठीक है, बहुत पीसफुली प्रोसेस आगे बढ़ा। गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, जो बाबर हैं उनके पोते आप जानते हैं अकबर। अकबर ने, ऐसा कहा जाता है, पहले तो हमने हिस्ट्री के लेक्चर में तो बहुत डिटेल में सब डिस्कस किया है, अकबर ने गुरु अमरदास जी की लंगर सभा में लंगर खाया, बहुत एडमायर किया, और आगे जा कर के लंगर के लिए ज़मीन देना, आगे शहर बसाने के लिए गुरु रामदास जी को ज़मीन देना, अकबर ऐसी चीज़ें करेगा। तो अकबर वाज फ्रेंडली टू द सिख प्रिंसिपल्स, सिख आइडियोलॉजी, सिख थॉट, ही वॉज फ्रेंडली। वो मित्रता का भाव उसमें था, क्योंकि अकबर ओवरऑल टॉलरेंट था। धर्मों की अलग अलग विचारधाराओं और आस्थाओं की विविधता को लेके अकबर सहिष्णु था, उसमें टॉलरेंस थी। लेकिन चीज़ें बदलेंगी अब, और वो चीज़ें बदलेंगी सिखों के 5वें गुरु से, और वो हैं श्री गुरु अर्जुन देव जी। ओके, अब क्या बदलाव आएगा, ध्यान से समझिए। देखिए, जो अकबर है इसका बेटा है जहांगीर, जिसका छोटा नाम है सलीम। जहांगीर का एक एल्डेस्ट सन जो है वो है खुसरो मिर्ज़ा, और एक इसका छोटा बेटा है वो है खुर्रम मिर्ज़ा। ये जो खुर्रम मिर्ज़ा है इसका नाम होगा शाहजहान। जहांगीर का ये जो बड़ा बेटा है खुसरो मिर्ज़ा, यानी कि अकबर का पोता, अकबर के ही अंदर बड़ा पला हुआ, अकबर से ही इसने सारे गुण सीखे, टॉलरेंस ऑफ फॉर रिलीजन, सेकुलरिज्म, और बहुत सारे गुण। बहुत कौशल था इसमें हर चीज़ को लेकर के। अकबर देखता था कि जहांगीर भोग विलासी है, सत्ता पे नहीं आना चाहिए, पावर इसको नहीं मिलनी चाहिए, पावर इसके बेटे खुसरो को मिल जानी चाहिए, यानी कि अकबर के पोते को। अकबर हमेशा से ये मानता था। जहांगीर को ये दिखता था कि जो गद्दी मुझे आनी चाहिए मेरे बेटे को जाने की फिराक में है। इस वजह से जहांगीर ऑलवेज एप्रीहेंसिव रहा खुसरो को लेके। बट फिर 1605 में अकबर की डेथ हो गई और जहांगीर ने सत्ता हथिया ली। तो जहांगीर से खुसरो की कभी बनी ही नहीं, जहांगीर को खुसरो कभी पसंद नहीं था। वो आगे अपने आने वाले समय में ने अपनी गद्दी के लिए चुन रहा था खुर्रम को, और खुसरो जबकि बड़ा था। पर मुगलों में ऐसा कोई रूल नहीं है कि बड़ा पुत्र ही बैठेगा, ये याद रखिएगा। ओके, तो खुर्रम जो कि शाहजहान, खुसरो के साथ में सपोर्ट में बहुत सारे और लोग भी थे। खुसरो को उनका समर्थन प्राप्त था। खुसरो को मुग़ल साम्राज्य की औरतों, यानी कि बुआ, बहनें, माताएं, दादी, इन सबके समर्थन भी प्राप्त थे। जहांगीर से अक्सर इन्हीं महिलाओं का समर्थन खुसरो को बचाता रहता था। पर अल्टीमेटली एक ही साल बाद 1606 में खुसरो ने विद्रोह कर दिया। खुसरो ने विद्रोह किया। ये विद्रोह खुसरो ने जो किया वो कैसे हुआ? खुसरो ने आगरा से निकलने की अनुमति मांगी इस ग्राउंड पर कि मुझे सिकंदरा जाना है, दादाजी यानी कि अकबर की जो जगह है उस पर मुझे जाकर के होमेज पे करनी है, श्रद्धांजलि प्रकट करनी है। अनुमति दी, कुछ जवान दिए उसको, लेकिन खुसरो वहाँ से निकला। बस निकलने की देर थी राजधानी से। खुसरो मथुरा पहुँचा। पहुँचते पहुँचते खुसरो तरन तारण भी पहुँचा। वहाँ खुसरो को गुरु अर्जुन देव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और आशीर्वाद प्राप्त होने का कारण अकबर के सिखों के साथ बहुत ही फ्रेंडली संबंध थे। और गुरुजी जानते थे कि अकबर की खुसरो को लेकर विचारधारा क्या है, तो ये जानते थे, तो आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जहांगीर ने इस चीज़ को ऑफेंस के रूप में लिया कि जो सिख हैं, या जो सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी हैं, ये विरोधी, रिबेलियस खुसरो की मदद कर रहे हैं। ऐसे में
ये पहला इवेंट यहाँ पर अब बड़े रूप में उभरेगा जब गुरु अर्जुन देव जी की शहादत होगी, और इसमें जो पर्सन है रिस्पॉन्सिबल, दैट इज़ जहांगीर। गुरु अर्जुन देव जी जैसे शांति प्रिय गुरु, सिख समाज जिसने अब तक किसी तरह से कोई वायलेंस को प्रमोट नहीं किया, या उनकी शिक्षा में ये नहीं है, जो हमेशा सौहार्द को बढ़ाते हैं, जो आम जनमानस के विकास की बात करते हैं, जो जाति प्रथा का खंडन करते हैं, किसी भी तरह की एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट, ऐसे व्यक्ति को जब ख़त्म कर दिया गया, सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी को ये एक्सेप्ट नहीं हुआ ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिंसिपल्स, कि इतने बड़े एसेट को, इतनी बड़ी कुंजी जो थी समाज की, इसी तरह से ख़त्म कर दिया। ये क्या तरीका हुआ? तो तब उन्होंने ये कहा कि जो सिख है उसकी जो संत शक्ति है वो सक्षम है सिपाही के रूप में समाज का रक्षण करने के लिए भी और अपना रक्षण करने के लिए भी। तो संत सिपाही सजाए उन्होंने, इसे हम कहेंगे अकाल फौज बनेगी। इसे सिखों के दसम गुरु गुरु गोबिंद सिंह खालसा फौज से रिप्लेस कर देंगे, मतलब उसका नाम फिर खालसा फौज हो जाएगा। तो तब गुरु हरगोबिंद जी ने मीरी पीरी का सिद्धांत दिया कि पीरी भी है, संत भी हैं, मीरी भी है। और तब फिर सिखों के लिए एक टेम्पोरल सीट ऑफ पावर इस्टेब्लिश की गई, दैट इज अकाल तख्त। अकाल तख्त और सेना का गठन हुआ। मैंने बताया अकाल फौज, सेना का गठन हुआ, कैंपेन्स किए गए। फिर ये गुरु हरगोबिंद सिंह जी की बात। लेकिन वही बात, जहांगीर को यह भी पसंद नहीं था, तो जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद जी को कारावास में रखा ग्वालियर में। वहाँ दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा भी है। अल्टीमेटली जहांगीर की सेहत गिरी, और भी बहुत सी कहानियाँ हैं। उन्हें गुरु हरगोबिंद जी के दर्शन प्राप्त करने जरूरी हो गए, क्योंकि सेहत गिरती जा रही थी डे बाय डे उनकी। और बहुत से उनके निज़ाम और हकीमों ने बताया कि गुरुजी को जल्दी रिहा करो वहाँ से। तो गुरुजी को जब रिहाई का प्रपोज़ल भेजा तो उन्होंने शर्त रखी कि जो 52 राजपूत हिंदू राजा मेरे साथ बंद हैं, मैं इन्हें भी ले करके साथ जाऊंगा। तो उन्होंने चोला सिलवाया उतना कि 52 राजाओं को लेकर के वो गए। आई बात समझ में? तो ये गुरु हरगोबिंद सिंह जी के साथ जो समीकरण बना जहांगीर का, ये कहानी यहाँ रुक गई। इसके बाद टर्बुलेंस नहीं आया, समझ में आई? लेकिन अब 1627 के बाद का समय, अब गद्दी पर आ गया शाहजहां। शाहजहां फिर एप्रीहेंसिव हो गया सिख गुरुओं को लेकर के। अमृतसर को सीज किया गया और सिख गुरुओं को यहाँ से जाना पड़ा, रिट्रीट करना पड़ा शिवालिक की पहाड़ियों में। पहले गुरु हरगोबिंद सिंह जी, फिर उनके बाद गुरु हर राय जी, वो शिवालिक की पहाड़ियों में ही रहे। सिख समाज को उन्होंने वहीं पर संगठित किया। और फिर गुरु हरकृष्ण जी, गुरु हर राय जी ने औरंगजेब और उसके साथ के भाइयों के वॉर ऑफ सक्सेसरशिप में कभी इंटरफेयर नहीं किया, कभी इंटरफेयर नहीं किया। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन मुगल अब ये कॉन्स्पिरेसीज करने लग गए थे कि कैसे सिखों के गुरुओं को हम चुने, क्योंकि वो सिख समाज पर पूरा होल्ड रखते हैं, एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखते हैं, तो हम चुने। आई बात समझ में? गुरु हर राय जी के पुत्र राम राय भी थे। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार की घटना है कि गुरबाणी में लिखी हुई वाणी की एक तुक औरंगजेब को पसंद नहीं आई, इंसल्टिंग टू द मुस्लिम्स लगी। उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि जो मुसलमान की कब्र की मिट्टी है वो जो कुम्हार है उसका जो मिट्टी का ढेरा है उसमें बदल जाएगी, तो वो उसे प्रॉब्लमेटिक लगी। तो गुरु राम राय जी के बारे में कहा जाता, गुरु मैं कह रहा हूँ कि जो राम राय गुरु हर राय जी के पुत्र, उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो औरंगजेब से मिलने गए तो उन्होंने इस मुसलमान शब्द को बेईमान से बदल दिया। ऐसा कहा जाता है कि कुछ चेंजेस कर दिए गुरबाणी में, और औरंगजेब ने इसे अप्रूव कर दिया। ये जब गुरु हर राय जी को पता लगा तो उन्होंने फिर गुरु राम राय जी को, जो समाज उन्हें मानता है उनके लिए, गुरु राम राय जी को एक्सकम्युनिकेट कर दिया
कि ये नहीं चलेगा, आपने गुरबाणी कैसे अमेंड कर दी, और औरंगज़ेब कहाँ से ये अथॉरिटी हो गया। तो तभी से औरंगज़ेब के प्रयास चलते रहे कि राम राय जी को गद्दी पर कैसे इंस्टॉल किया जाए। आज राम राय जी के भी फॉलोअर्स हैं जिन्हें राम राइयास कहते हैं, और उन्होंने फिर औरंगज़ेब ने राम राय को जो स्थान दिया कि यहाँ पर जाकर के आप बसिए, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में जो राम राय का डेरा बना, और जो फिजियोग्राफिकली एक इलाका था दून, तो उसका नाम पड़ा देहरादून, तो राम राय जी का डेरा बना देहरादून। लेकिन गद्दी पर गुरु हरराय जी के बाद फिर आए गुरु हरकृष्ण जी, और इनके बाद फिर आते हैं गुरु हरगोबिंद जी के पुत्र गुरु तेग बहादुर, सिखों के नवम गुरु। तो शिवालिक की पहाड़ियों पे ही हैं सिख, तो सिखों के नवम गुरु ने अब अपना जो गढ़ बनाया वो आप देख लीजिए शिवालिक की तलहटियों में ही है आज भी, आनंदपुर। तो आनंदपुर स्थापित किया गुरु तेग बहादुर जी ने। पहाड़ी राजाओं को समस्या रहती थी इस बात से बहुत कि सिख अपने आप को फोर्टिफाई कर रहे हैं, किलेबंदी कर रहे हैं, गैरिसन्स बैठाए जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह के इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए 1665-66 में अब पोजीशन पर जब गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र दसम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी आएंगे, तो वो आनंदपुर से आगे अपना जो गढ़ बनाएंगे वो पाउंटा को बनाएंगे, वो पाउंटा को गढ़ बना लेंगे। आई बात समझ में। लेकिन मुगलों के पहाड़ी राजाओं के साथ लगातार संबंध चलते रहे, और किसी भी तरह से उन्हें सिखों को कंटेन करना था। शुरुआती तौर में गुरु गोबिंद सिंह जी के पहाड़ी राजाओं से भी युद्ध हुए, और अल्टीमेटली 1701 में वजीर खान और पहाड़ी राजा यानी कि मुगल और पहाड़ी राजा एक साथ मिलकर के गुरु गोबिंद सिंह जी से युद्ध करते हैं, और ये है मुक्तसर की लड़ाई, जो कि सिख अल्टीमेटली जीत जाते हैं। उसके बाद की कहानी है कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद 1707 में बहादुर शाह वन, उनका सक्सेसर, गुरु जी को दक्षिण में बुलाता है। गुरु जी उत्तर से दक्षिण की यात्रा करते हैं, और नांदेड़ में उनका डेरा है। वज़ीर खान को तब से डिफीट दी है, तो उसके एजेंट्स यानी कि अफ़गान फाइटर्स गुरु जी पर छुप करके वार करते हैं, उनके खंजर लगता है। ऐसा कहा जाता है कि उनका जख्म सिल दिया गया था, वो ठीक भी हो रहा था, पर एक कहानी बताई जाती है कि एक बार उनके सामने उनके कुछ फॉलोअर्स एक धनुष लेकर के आए, बहुत सख्त लकड़ी का बना था कि इस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई जा पा रही है, कोई चढ़ा नहीं पा रहा। तो गुरुजी ने कहा कि प्रस्तुत करो, तो गुरुजी ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, लेकिन ऐसे में उनका जख्म रिस गया पूरा। तो तब गुरुजी ने फिर यह हुक्म कर दिया कि अब तैयारी की जाए। तो तब गुरुजी ने फिर सभा बुला के ये डिक्लेयर कर दिया कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो ऐसा कहा जाता है कि ये सभी समय के दौरान आप एक नीड फील कर रहे हैं, पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के बाद सिखों में सेना के गुण पैदा हों, उनको सेना की आवश्यकता हो, क्योंकि लगातार मुगलों से भी संघर्ष है, पहाड़ी राजाओं से भी संघर्ष है, उन्हें स्थान नहीं मिल रहा, स्थान दिया नहीं जा रहा, और जो गुरुशिप है उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है कि कैसे मुगलों के द्वारा समर्थित व्यक्ति वहां पर आ जाए। तो पहले ही दिन से गुरु नानक देव जी के समय से ही जो बाणी कहती आई है, जो गुरु जी की टीचिंग्स ने बोला, जो उनकी खुद की प्रैक्टिसेस थी, उससे ये पता चलता था कि एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम चल रहा है। लंगर की प्रथा है, पहले पंगत फिर संगत का कॉन्सेप्ट है, कर्म करो और बांट के खाओ का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। लेकिन धीरे 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 इन्हें इंस्टीट्यूशनलाइज किया, और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का एक फाइनल फेज जो आया वो 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसे कम्प्लीटली इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, दैट इज़ द खालसा पंथ। उन्होंने खालसा पंथ स्थापित कर दिया, और तब गुरु हरगोबिंद सिंह जी के द्वारा स्थापित अकाल फौज खालसा फौज हो गई। ओके, तो देखिए खालसा फौज अब एग्जिस्टेंस में है, 1699 का समय है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। खालसा पंथ स्थापित हो गया है, द कॉमनवेल्थ ऑफ सिख नेशन।
सभी आए, एकजुट हो जाए, पंथ बन गया। और अब 1708 में कहा जाता है कि पहली बार, वैसे तो गुरुजी ने जब 1699 में ही खालसा पंथ की स्थापना की तो बैसाखी का दीवान सजा था, संगत को आवाहन था, संगत वहां आई थी और उसी के तहत पंथ भी स्थापित हुआ। तो 1608 में ऐसा कहते हैं कि ऑफिशियली पहली सरबत खालसा गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही बुलाई है। पहली सरबत खालसा 1608 कह रहा हूँ, सॉरी, 1708 में 1708 में अपने ज्योति ज्योत समाने से जस्ट पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही बुलाई है पहली सरबत खालसा। लेकिन कुछ एग्जिस्टेंस में तो होगा पहले, तभी उन्होंने बुलाया। तो अब कहानी आती है चौथे गुरु गुरु रामदास जी की। ऐसा कहा जाता है कि गुरु रामदास जी के समय से ही जो फॉलोवर हैं सिख फॉलोअर्स, वो बैसाखी दिवाली पर मिला करते थे अमृतसर में। बैसाखी और दिवाली पर मिला करते थे अमृतसर में। शुरुआती तौर में तो ये उनकी आपसी कांग्रेगेशन ही होती थी कि जो को फॉलोवर हैं, हम सब में जो बॉन्ड है वो सीमेंटिंग हो, हम एक कम्युनिटी की तरह हो, हमारा कितना संख्या बल है, हम सब कितने हैं। लेकिन जब फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, ये मीटिंग्स होती रहीं बाय एनुअली, तो इन मीटिंग्स में सिख समाज ने अपने आसपास जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे हैं, इन पर बातें करनी शुरू कर ली। वो इन पर विचार करने लगे, चर्चाएं होने लगी। तो इस तरह का एक चर्चाओं का दौर सिख संगत में था और इसका आरंभ गुरु रामदास जी के समय से हुआ है। सिख समाज कॉन्शियस था ऐसी डिस्कशंस को लेके, अवेकन था। पहले वो मिलता था सिंपली, वो मेल जोल तक था। जैसे आज भी कई डेरे हैं, उनमें लोग जाते हैं तो आपस में मेल मिलाप करते हैं, पहले वो प्रोसेस था, मिलते थे कॉन्ग्रेगेशंस। फिर मिलते मिलते चर्चाएं शुरू हो गई, विचार विमर्श शुरू हो गए और फिर ये चर्चाओं के दौर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों से जुड़ गए। और फिर इसी कड़ी में 1708 में इस सरबत खालसा यानी कि सभी सिखों की मीटिंग गुरु गोबिंद सिंह जी ने बुलाई है पहली, ऐसा माना जाता है। ये तो एक चीज़ हुई, इसे दिमाग में रखिएगा। अब एक चीज़ और समझते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद जो सिख कम्युनिटी है, ध्यान से समझिए, उन्हें बैटल ग्राउंड्स में, वॉरफेयर प्रैक्टिसेस में और पॉलिटिकली लीडरशिप देने का काम करेंगे बंदा सिंह बहादुर। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही उन्हें चुना था, खंडे बाटे का उन्हें अमृत छकाया था और 5 प्यारों के हुक्म में रहने को कहा था। ये सब कमांड्स के साथ उन्हें पंजाब विजयी करने भेजा। बंदा सिंह बहादुर आए, उन्होंने जंगें लड़ी और उन्होंने एग्रेरियन रेवोल्यूशन भी किया, यानी कि जो लार्ज एस्टेट ऑफ ज़मींदारी थे उन्हें लिया, तोड़ा और हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी समाज है उन गरीब तबकों में बांटा। ये चीज़ें वो अपनी कर रहे हैं, पर मुगलों का विरोध चल रहा है। बंदा सिंह बहादुर को बहुत सारी चीज़ें रीगेन करनी थी। वो सारे शहर जिन्होंने गुरुज़ को हार्डशिप्स दी, वो सारी शहर उन्हें मुगलों से बदला लेने के लिए उजाड़ने थे। उजाड़ने इन द सेंस कि जहाँ जहाँ भी मुगलों की संस्थाएं, उन्हें सेंध लगानी, आम जनमानस को कोई क्षति नहीं पहुँचानी। जहाँ जहाँ भी मुगलों की संस्थाएं, उन्हें सेंध लगानी है, सरहिंद चाहिए, ये सारे उनके विचार थे। लेकिन 1716 में 1716 में फारूक शेर मुगल बादशाह है उस समय में, गुरदास नंगल में किले में बाबा बंदा सिंह बहादुर जो हैं वो सीज कर लिए गए। अब ध्यान से समझिए, बंदा सिंह बहादुर को एग्जीक्यूट कर दिया गया, वो ख़त्म 1716। अब सिख संगत के पास फिलहाल लीडर नहीं है, लीडरलेस हो गए हैं। और ये वो दौर था जब सिखों पर इनाम रखे जाते थे कि गुरु नानक को मानने वाला एक मिल जाए तो ले आना, इतनी रकम दे दी जाएगी। ढूंढ के मारा जाता था, इनाम रखे जाते थे मुगलों के द्वारा कि एक मिले तो ले आना, तुम्हें ये इनाम मिलेगा। मतलब टोटल ख़त्म करना है, एक फॉलोअर नहीं बचना चाहिए। तो तब सिख अलग थलग पढ़ करके शिवालिक की पहाड़ियों में रहने लगे।
यही चलने लगा। वहाँ पर जब सिखों ने एक या दो के गुट में होना, तो देखना कि उन्हें जब भी कोई भी देख लेता था, आइडेंटिफाई कर लेता था, तो उन पर आक्रमण कर देते थे, उनको ख़त्म कर दिया जाता था, उनकी खबरें दे दी जाती थी। तो तब सिखों ने कुछ समय के लिए जो उनके आउटवर्ड एक्सप्रेशंस, जो अलग अलग सिंबल्स वो पहनते हैं, थोड़ा उन्हें भी हाइड करना शुरू किया। लेकिन फिर उन्होंने ये देखा कि हमें ग्रुप में रहना ज़रूरी है, हमें दलों में रहना चाहिए। हम अगर दलों में रहेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी। और आज जो हमें हमारी ज़मीनों से, हमारे रसदों से, हमारे भोजन से विस्थापित कर दिया गया है, हम इतने मार्जिनलाइज नहीं हो सकते कि आज नौबत यह आन पड़ी कि हमें लूटपाट करनी पड़े अनाज के लिए भी। तो हमें दलों में आ जाना चाहिए। हमें मुग़ल ट्रेजरीज़ चाहिए, हमें खजानों की ज़रूरत है, हमें भोजन की ज़रूरत है। तो तब छोटे छोटे दलों में सिखों ने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था एज अ फाइटिंग ग्रुप। पर ये शिवालिक पहाड़ी इलाकों में ही सारी गतिविधियां चल रही हैं। लगातार मुगलों पर आक्रमण हो रहे हैं, गुरिल्ला वारफेयर प्रैक्टिसेस। क्योंकि बंदा सिंह बहादुर के बाद जो सबसे मेन रोल प्ले किया मुग़ल बादशाहों ने, लाहौर के सूबेदार या लाहौर के गवर्नर अब्दुल समद खान की ड्यूटी लगाई कि सिखों का नाश कर देना है। उसके बाद उसका बेटा ज़कारिया खान और उसके बाद याहिया खान। तो ये तीन नाम, अब्दुल समद खान, ज़कारिया खान और याहिया खान। पहला तो मेन अब्दुल समद, एट्रॉसिटीज़ ज़बरदस्त। अब बारी आ गई ज़कारिया खान, अब एट्रॉसिटीज़ चल रही हैं, पर टूट नहीं रहे हैं सिख, गुरिल्ला प्रैक्टिसेस से नष्ट करते जा रहे हैं। लंबा समय बीत गया, ज़कारिया खान से कंट्रोल नहीं हुआ। ज़कारिया खान ने तब मुग़ल एम्पायर को मनाया कि सिखों को रिकॉग्नाइज करके जागीर दे दी जाए। अब सिखों को रिकॉग्नाइज करो और जागीर दे दो, और सिखों को टाइटल ऑफ नवाब दे दो। जागीर दे दो और टाइटल ऑफ नवाब। ये फैसला ज़कारिया खान ने 1733 में किया, और 1716 में बंदा सिंह बहादुर को एग्जीक्यूट किया गया था। 1716 में ये हुआ, और ये फैसला ज़कारिया खान ने 1733 में किया कि सिखों को जागीर दे दी जाए और सिखों को रिकॉग्नाइज करके नवाब का टाइटल दे दिया जाए। उसकी तो मंशा यही थी कि सिखों में डिवीज़न डाल दी जाए, क्योंकि सिख और नवाब ये तो मैच ही नहीं करती बात। लेकिन सिख समझदार हो चुके थे इस समय तक। क्यों? क्योंकि सिख एक रिवायत की पालना कर रहे थे। जब कोई ना हो लीडरशिप देने को, जब कोई राह दिखाने वाला नहीं, तो गुरु तो है, गुरु की वाणी तो है, गुरु की शिक्षा तो है। तो अगर गुरु का दीदार करना है, तो सिखिज्म में कॉन्सेप्ट है, गुरु का दीदार करना है तो खालसे में कर। अगर ओट आसरा लेना है तो वाणी का ले। तो ये सिख समाज ने इस बात को, कॉन्सेप्ट को अब इंस्टीट्यूशनलाइज करना शुरू करना है। तो बंदा सिंह बहादुर के बाद अब ऐसा कहा जाता है कई जगहों पे, फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल मैनर में ऑफिशियल सरबत खालसा बुलाई गई 1723 में। 1723 में गुरु गोविंद सिंह जी भी अब नहीं है और बंदा सिंह बहादुर भी अब नहीं है। तो अब सिख समाज सरबत खालसा से चलेगा। तो सरबत खालसा की सभी सिखाओ इकट्ठे होते हैं, तो वो सरबत खालसा में सभी सिख मिलके आपस में फैसला लेंगे, और इस फैसले को लेने के लिए उनको दिशा कौन देगा, उनकी गाइडिंग लाइट कौन बनेगा, वो किस फ्रेमवर्क के अंडर ये फैसला लेंगे। गुरबाणी, मतलब फैसले अपनी इच्छा वाले नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। जो भी डिसीजन होगा, जो भी विचार रखे जाएंगे, वो अलाइन करेंगे गुरबाणी के साथ। आई बात समझ में? तो हम एक कहते हैं ना लाइन, इसे कहते हैं सेध। सेध किसकी ली जाएगी? गुरबाणी की। उसकी दी हुई सेध पे चलेंगे, एकदम सेध पे चलते जाओ। तो गुरबाणी को सेंटर में रख के, सेंटर में मैंने गुरबाणी सेंट्रल प्लेस देते हुए सभी सिख संगत मिलो, आपस में अपनी बात रखो, सारे विचार रखो, और फिर उस विचारों के आधार पर प्रपोजल रखे जाएंगे। उन प्रपोजल को पढ़ा जाएगा
और फिर सारे जयकारा लगा के अगर उस पर हामी दे दें, जो बोले सोने हाल सत श्री अकाल, तो वो पास माना जाएगा। और जब वो एक और पास हो गया तो वो सारी सभा का फैसला हुआ, वो हो गया गुरमत। और गुरमत फिर पृथ्वी पर बस रहे किसी भी सिख को एट एनी कॉस्ट मानना होगा, क्योंकि वो गुरमत का फैसला है। तो सरबत खालसा और गुरमत 2 शब्द क्लियर हो गए। तो इस तरह से सरबत खालसा बुला के गुरमत इशू होते थे। सरबत खालसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कई लोग मिस्टेक कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। सरबत खालसा कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि उसका कोई एक लीडर होगा। वो ठीक है कि कन्वेंशनली, बाय कन्वेंशनली सरबत खालसा को हाईएस्ट सीट जो है सिखों की, अकाल तख्त के मुखी या जिन्हें आप कह सकते हैं जथेदार बुलाते हैं। पर यह भी फिर मैंडेटरी नहीं है कि जथेदार ही बुलाते हैं। 1920s में जो सरबत खालसा बुलाई गई, जिस सरबत खालसा के आधार पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आएगी, वो अकाल तख्त के जथेदार ने नहीं बुलाई थी। फिर दूसरा मैं ये भी क्लियर कर दूं कि सरबत खालसा सिर्फ और सिर्फ अकाल तख्त में ही बुलाई जाती है, अमृतसर में ही। ऐसा भी नहीं है, सरबत खालसा और स्थानों पर भी बुलाई जा सकती है, जैसे दूसरे अकाल तख्त है वहां भी बुलाई जा सकती है। इस बात को समझे। लेकिन बाय एंड लार्ज जो कन्वेंशन है सिखों में वो ये है कि सरबत खालसा अकाल तख्त के मुखी बुलाएं, जथेदार बुलाएं, और पूरी कोशिश हो कि अगर बुलानी ही है तो फिर बुलाई अकाल तख्त में ही जाए। ये है, बट ये पक्का रूल है ऐसा नहीं है। सरबत खालसा बड़ी है, वो जब आन पड़े जरूरत तो जहां बुला लो, जिसने बुला ली चलेगी। मेन है कि सरबत खालसा आए, ये मेन है। इतनी बात समझ में आई। तो अब सिख समाज इकट्ठा होता है, गुरबानी की सेध लेता है, गुरबानी से शिक्षा लेके गुरबानी के ही घेरे विचारधारा में अंदर अपने विचार प्रकट करके सर्वसम्मति से कुछ कंक्लूजन्स निकलती हैं, कुछ फैसले निकलते हैं। फिर उन फैसलों को रचनाकार रूप में रचना कर दी जाती है उनकी, यानी कि वो हो गए उस सभा के फैसले, सभा का फैसला हो गया, फिर तो गुरमत हो गया, अब सबको मानना पड़ेगा। तो ये है कि आम सिख समाज के विचारों को गुरमत बनाने का काम सरबत खालसा सभा करती है। विचार एंटर करते हैं, इनपुट, और गुरमत निकलती है एज आउटपुट, और ये प्रोसेसिंग होती है सरबत खालसा सभा में। ओके। विचार एक व्यक्ति के निजी हो सकते हैं, वो सारी सभा के फिर होने जरूरी है। तो कितना तर्क वितर्क होता होगा, कितनी डिस्कशंस की नीड है, कितना कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट, डेलिब्रेशंस, डिस्कशन चाहिए। तो फिर जो छन छन करके सारी सभा जिस पर स्वीकृति जताती है वो गुरमत हो जाता है। पर एक बार गुरमत हो गया तो फिर कोई कहेगा नहीं कि अब मैं नहीं मानता, फिर मानना पड़ता है। ऐसा कन्वेंशन कहती है कि फिर सबको मानना पड़ेगा। फिर वो तो सारे सिख समाज का है फैसला, सारा सिख समाज गुरमत से चलेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट से सिखों ने खुद को चलाया। 1716 ऑनवर्ड्स, जब बंदा सिंह बहादुर तो थे नहीं, पहली ऑफिशियल मीटिंग 1723 में, मैं हालांकि मैं पहले स्पष्ट कर दिया कि आरंभ कर गए थे एक तरह से एक बीज रूप में गुरु गोविंद सिंह जी 1708 में ही, लेकिन अब सिख समाज इसे संस्था के रूप में चला रहा है आगे। इंस्टीट्यूशन है ये सरबत खालसा संस्था, इंस्टीट्यूशन, जिसका कोई एक लीडर नहीं है, सारे सिख समाज सब मिलके ही करते हैं सब। तो पहली हुई 1723। कारण क्या था कि जो बंदा बहादुर के फॉलोअर थे, जिन्हें कहते हैं बंदई, और जो तत् खालसा दल के फॉलोअर थे, इनमें आपसी क्लैशेस हो रहे थे। उन्हें दूर करने के लिए स्थापित पहली सरबत खालसा बुलाई गई। ठीक है, टू द क्लैश बिटवीन द तत् खालसा एंड बंदईस को खत्म करने के लिए भाई मनी सिंह जी ने कहा कि भाई खत्म करो। ओके। तो इन्हीं सरबत खालसाओं के तहत भाई मनी सिंह जी को ही कस्टडी भी दी जाएगी दरबार साहिब की, हरमिंदर साहिब जी की, और हरमिंदर साहिब में मिलेंगे सारे सिख बाई एनुअली मिलेंगे, फैसला करेंगे, और उसी गुरमत से सारा सिख समाज चलेगा। आगे कहानी आती 1726 में दूसरी बार।
मैं वो बता रहा हूँ जो मेजर बुलाई गई हैं, 1726 में बुलाई गई हैं। भाई तारा सिंह वाण का मार्टरडम हुआ, शहादत हुई, तो उसके बाद सिखों ने फिर ये फैसला लिया कि 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ट्रेजरीज जो हैं मुग़लों की, ये लूटी जाएंगी, अत्याचार बढ़ चुके हैं इनके, ये किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरा, जितने भी गद्दार हैं हमारी कौम में, या जितने भी चुगलियाँ लगाते हैं, जो भी हमारे कब्रें देते हैं, हमारे सिंगों को मरवाते हैं, इनको चुन चुन करके आइडेंटिफाई करना और इन्हें छेक देना है, इन्हें बाहर करना है, एक्सकम्युनिकेट करना है। और तीसरा, जो भी वो ट्रेजरी, जो भी वेल्थ गेन की जाएगी, उससे पंथ को मजबूती देनी है और मुग़ल साम्राज्य की संस्थाओं का प्लंडर कर देना है। 3 फैसले मेन हुए 1726 वाली में, लेकिन मेन तो आएगी 1733 वाली, क्योंकि इस समय में फिर अब्दुल समद खान और जकारिया खान, जो कि हुंकार भरते थे कि कर देंगे दमन सिखों का, जो लाहौर के सूबेदार, उनका तो काम हो गया सेट, क्योंकि गोरिल्ला वारफेयर प्रैक्टिसेस में ये टिक नहीं पा रहे थे। ऐसे में जब इन्होंने ऑफ़र दिया कि सिखों को रिकॉग्नाइज करके जागीर देंगे और नवाब का टाइटल देंगे, तो इनको लगा सिखों में फूट डल जाएगी कि नवाब कौन बनेगा कौन नहीं किसके। लेकिन सिखों ने सरबत खालसा बुला ली 1733 की, कहते बुला लो। सरबत खालसा में सबने मिल कर के एक मते से मता पास किया कि कपूर सिंह जी को नवाब का टाइटल मिलेगा और हम जागीर लेंगे, सिख जागीर लेंगे और कपूर सिंह जी नवाब का टाइटल लेंगे। तो यहाँ पर हुए नवाब कपूर सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट नेम। ओके, वो जकारिया खान ने मुगल बादशाह को मना लिया कि बस मेरी बात मान लो, फिर देखो होता क्या है, कैसे मैं इनको अंदर से ही तोड़ दूंगा। लेकिन सिखों के इस फैसले के बाद अब नवाब कपूर सिंह ने क्या किया समझिए। सिखों ने अपनी प्रक्रिया रोकी नहीं। नवाब कपूर सिंह ने यहाँ पर यह तय किया कि ये जो हम अलग अलग हमारे दल बने शिवालिक में, सब अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, हमें खुद को ऑर्गेनाइज करना होगा। मुग़ल हमें तोड़ना चाहते हैं, हमने जागीर भी ले ली है, और अब हम उनकी नज़रों में ये भी शो करेंगे कि जब अब हम कुछ गलत नहीं कर रहे, आप हमारे अगेंस्ट क्यों हैं? जब कुछ परसेप्टिबली गलत होगा तब देखेंगे। तो ऐसे में हम उन्हीं की शमशीर उन्हीं के खिलाफ चलाने जाएंगे, हम अपने स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करेंगे। तो तब नवाब कपूर सिंह ने सारे सिखों को एक सेना का भी संरक्षण मिले, इसके लिए प्रबंध किया कि जो सिख संगत है वो एक मिलिट्री फैक्शन यहाँ खड़ा करेगी, जो कि 2 फॉर्म्स में होगा। एक होगा बूढ़ा दल, यानी कि बुढ़ा दल, जिसमें 40 साल से ऊपर के लोग होंगे, जिसकी 2 ड्यूटीज़ होंगी, गुरुद्वारास को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा जो दल है तरुण दल, जिसमें 40 साल के नीचे के लोग होंगे, उनको ट्रेन करना। तो बुढ़ा दल ट्रेनिंग करेगा तरुण दल के लोगों की और गुरुद्वारास को प्रोटेक्शन देगा, और तरुण दल कॉम्बैट फोर्स बनेगा। तरुण दल बनेगा सिखों की कॉम्बैटिंग फोर्स, वो कॉम्बैट करेगा। उसमें हम तरुण दल की आगे 5 भाग बनाएंगे, हर भाग में 1300 से 2000 सैनिक होंगे, जिसमें मेजॉरली घुड़सवार होंगे, कैवलरी। सिख हमेशा उनको प्रेफर करते थे जिन्हें घुड़सवारी आती हो और वो सिख हो। ओके, तो घुड़सवार होंगे मेजॉरली, 1300 से 2000 के 5 सब पार्ट होंगे, ये तरुण दल होगा, और हर किसी का अपना बैनर होगा और अपना नगाड़ा होगा, ताकि कोई एक अगर पकड़ा जाए या कोई दूसरा पकड़ा जाए, बाकी 3 इंडिपेंडेंट फंक्शन करते रहें, सबका अपना अपना इंडिविजुअल लीडर दिया जाएगा। तो इस तरह से बूढ़ा दल और तरुण दल, ये 2 दल क्रिएट किए गए। ये असल में तो हैं क्या, इन दोनों को कंबाइंड कर दो तो ये हैं दल खालसा। दोनों को कंबाइंड कर दो तो इनका नाम क्या है, दल खालसा। और जमीन पर ये दिख रहे हैं किस रूप में, बुढ़ा दल और तरुण दल। आई बात समझ में? 1733 में जब जकारिया खान ने ये किया तो 1735 में ये सब चीज़ों का गठन हो गया। और 1735 से अब 1735 से 1799 तक ये दल खालसा ही चलाए, दल खालसा ही मैनेज करेगा सिख समाज को। किस रूप में? कॉम्बैटिंग ऑपरेशंस के रूप में और प्रोटेक्शन ऑफ द गुरुद्वारास के रूप में। तो ये सिखों का सेना का विंग हो गया।
सिखों का कौन सा विंग हो गया? द मिलिट्री विंग। द कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी इज दल खालसा। लेकिन इस समय वो किस रूप में है? बुढ़ा दल और तरुण दल। इतनी बात समझ आई? लेकिन जब जकारिया खान ने देखा कि ओ माय गॉड, ना तो नवाब के टाइटल ने इनमें डिसेंशंस क्रिएट की, ऊपर से जागीरों से जो वेल्थ आ रही है, ये लोग एनरिच भी हो गए हैं, मजबूत हो गए, और ये मिलिट्री फैक्शंस खड़े कर लिए इन्होंने। एक से एक कैवलरी मैन इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं, एक से एक युद्ध कौशल और कला इनमें है। उसने ट्रीटी तोड़ दी, उसने ट्रीटी ब्रेच कर दी। ये 1735 की कहानी। और जैसे ही उसने ट्रीटी ब्रेच कर दी, सिखों पर अगेन एट्रॉसिटीज कमिट होनी शुरू हो गई। जबरदस्त एट्रॉसिटीज का दौर आया 1735 टू 637 38। लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटी आई। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया दिल्ली मुगल दरबार पर। और ये सारे जो थे, अब्दुल समद खान, जकारिया खान और उसका बेटा याहिया खान, ये तो सूबेदार उन्हीं के ही थे। तो एक तरफ नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया दिल्ली के ऊपर, तो वहाँ से मुगल कमज़ोर हुए पड़े हैं। सिखों को मौका मिल गया कि वो उधर कमज़ोर हुए हैं। और नादिर शाह बेअंत वेल्थ यहाँ से लेकर के जा रहा था, बेअंत वेल्थ लेकर के जा रहा था। तो इट इज़ बेटर कि नादिर शाह को ही हरास कर दिया जाए। तो नादिर शाह को सिखों के उन खालसा दलों ने हरास कर दिया। उसके ट्रेजर, उसकी वेल्थ जो वो यहाँ से प्लंडर करके ले जा रहा था, उसका भी काफ़ी बड़ा हिस्सा ले लिया। और नादिर शाह तब जाते हुए जकारिया खान को कह के गया था कि अगर जिंदा रहना चाहता है और बचना चाहता है पंजाब में, सिखों को ख़त्म कर दे, वरना तू बचना नहीं। जकारिया खान के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि सिख जब तक हैं तब तक तो मेरा कुछ बचना नहीं, क्योंकि इन्होंने नादिर शाह के मुंह से ये बात निकलवा दी। लेकिन सिख जो कि 1735 की ट्रीटी ब्रेच होने के बाद अगेन फिर खुद बिखरे हुए शिवालिक की पहाड़ियों में और इधर उधर इलाकों में चल रहे थे, 1739 के बाद उनमें एक एनर्जी नई इन्विग्रेट हुई। उन्होंने दिल्ली के तख्त को कमज़ोर पड़ता देख अपनी पोजीशन मजबूत करनी शुरू की। और दूसरी तरफ इसी के बाद अब एग्जैक्ट जकारिया खान के घर में भी युद्ध शुरू होगा सक्सेसरशिप को लेकर के, याहिया खान और उसके दूसरे भाई के बीच में, यानी कि जकारिया खान के बेटों के बीच में। इस गृह युद्ध जो कि उसके घर में चल रहा है, इसका भी सिखों ने लाभ उठाया। लेकिन सिख अब ये समझ चुके थे कि इस तरह से बटे हुए रूप में हमारा मजबूती से आगे बढ़ पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उस समय में एक बहुत महत्वपूर्ण सरबत खालसा बुलाई गई 1745 में, और तब सिखों ने यह तय किया कि हमें कैसे एग्जीक्यूट होना है। और वो कैसे एग्जीक्यूट होना है, तब सिखों ने एक्टिव फाइटिंग फोर्स क्रिएट की सिखों की, जिसे जत्थे कहा गया। और पहली बार में 25 जत्थे बनाए कि सिखों को एक फाइटिंग फोर्स चाहिए, बिल्कुल एक्टिव स्टेट में, हम बिखरे हुए रूपों में नहीं चल सकते, और जत्थे बनाने पड़ेंगे। और हर जत्थे में 100 सदस्य होंगे, 100, और ये मेनली कैवलरी मैन होंगे। तो 25 जत्थे 1945 में थे, ये 1948 तक बढ़कर के 65 जत्थे हो गए थे, 65 जत्थे। आई बात समझ में? तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है। ये फैसला कब हुआ? 1745 की सरबत खालसा में। सिखों ने अपने आप को एक एक्टिव फाइटिंग फोर्स दी, जिसके तहत जत्थे बनाए गए, और जत्थों का होता था जत्थेदार। 25 जत्थे बनाए। आ गई बात समझ में? इसी दौरान नवाब कपूर सिंह भी ये समझ रहे हैं कि इस तरह से नहीं, अलग अलग जत्थे अलग अलग जत्थेदार के अधीन हैं, लेकिन इससे हम फाइनली अचीव क्या कर पाएंगे? जब तक हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव यूनिफाइड फोर्स ना हो, तब तक हम सामने से आ रही एक यूनिफाइड फोर्स से कैसे लड़ सकते हैं? ये भी तो ज़रूरी है। तो लगातार उनकी ये विचार चल रहे थे संगत में, और यही चीज़ जस्सा सिंह आहलूवालिया भी, जो एक और इम्पॉर्टेंट लीडर थे सिख कम्युनिटी में, वो भी महसूस कर रहे थे। तो फाइनली वो समय आ गया 1948 का, जब सरबत खालसा बुलाई गई और ये तय किया गया कि आज के बाद सिख समाज कैसे चलेगा। सुनो, जो अब तक के 65 जत्थे बन चुके हैं, आज से ही हम इन्हें रीऑर्गेनाइज करते हैं। कहते कैसे रीऑर्गेनाइज करेंगे? आज से एक सिख कॉन्फेडरेसी एग्जिस्टेंस में आएगी, एक सिख कॉन्फेडरेसी। कहते डन। इसके कॉन्फेडरेट्स कौन होंगे? सिख समाज वैसे तो 12 मिसलें हैं, 12 मिसलें यहाँ पर
द 12 मिलिट्री फैक्शंस, द 12 मिलिट्री यूनिट्स। लेकिन बोली 11 ही मिसलें गई उस समय में, क्योंकि एक मिसल फुल्कियाँ मिसल एक्सकम्युनिकेट कर दी गई थी। ये याद रखिएगा, फुल्कियाँ मिसल। तो 11 मिसलें अब बनेंगी, ध्यान से समझिए। अब जत्थे नहीं, जत्थे रिप्लेस द जत्थास। अब 11 मिसलें एग्जिस्टेंस में आएंगी, और वो जो हर मिसल है वो अपने आप में एक सरदार होगा, उसका अपना बैनर होगा, अपना नगाड़ा होगा, और वो एक मिलिट्री यूनिट होगा। एक मिसल एक मिलिट्री यूनिट होगा। इस तरह से 11 मिसलें एग्जिस्टेंस में आएंगी। ये 11 मिसलें मिलकर के सिख समाज को संरक्षण प्रदान करेंगी। और ये सारी 11 मिसलों को अगर जोड़ लें, अगर हम सारी 11 मिसलों को जोड़ लें कंबाइंड, जब जरूरत पड़ेगी बुलाया जाएगा। ये कंबाइंड फोर्स का अब जो ऑफिशियल नाम पहली बार आने जा रहा है, ये होगा द दल खालसा। आई बात समझ में? और उस दल खालसा को इन्हीं 11 मिसलों में से किसी भी एक मिसल का लीडर लीड करेगा। तो जैसे ये जो दल खालसा का गठन हुआ, ये जस्सा सिंह आलूवालिया के लीडरशिप में हुआ। आई बात समझ में? तो सिख समाज ने जत्था सिस्टम मिसल सिस्टम में बदला। अब सिखों की जो फाइटिंग फोर्स है वो मिसल है। मिसल एक बड़ी बॉडी है, और इस तरह की 11 मिसलें एग्जिस्टेंस में हैं। वैसे टोटल 12 हैं, 11 मिसलें एग्जिस्टेंस में हैं, और सारी मिसलों को की मिलिट्री को ज्वाइन करके एक कॉमन नेम है द दल खालसा। क्या नेम है? द दल खालसा। हर मिसल को प्रस्तुत रहना पड़ेगा दल खालसा के रूप में आगे आने के लिए। सिख, कोई भी सिख घुड़सवार है, घुड़सवारी जानता है, किसी भी मिसल को ज्वाइन करता है, और किसी भी एक मिसल से दूसरी मिसल में जा सकता है। बाउंडेशन नहीं, सब मिसलें एक ही हैं, क्योंकि बाय एंड लार्ज सब मिसल एक दल खालसा ही तो हैं। आई बात समझ में? इसको ऐसा समझो। तो अधिकतर ये मिसलों के बीच में नदियों का क्षेत्र बांटा गया। मिसलों के सरदारों ने एरियाज को स्टेबिलिटी देनी शुरू कर दी। और इस समय तक 1748 समय की बात बता रहा हूँ, मुगल दरबार भी बहुत कमज़ोर पड़ चुका था, और अब लगातार आक्रमण होने शुरू हो जाएंगे अहमद शाह अब्दाली के। अब नादिर शाह चला गया, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण होने शुरू हो जाएंगे। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के दौर में भी पंजाब के क्षेत्र को मिसलों के सरदारों ने पीस दे दी। अब मिसलें बन गई हैं तो आपस में झगड़ा खत्म, युद्धों के दौर शांत हो रहे हैं, मुगल दरबार कमज़ोर पड़ रहा है। सिखों के प्रति जो भी मुगलों के उस समय तक के आउटबस्ट थे, वो दरबार खुद ही खत्म हो रहा है, तो वो क्या आउटबस्ट निकालेगा। और अब जो लाहौर का सूबेदार है, उसका भी आक्रोश सिखों के मुकाबले में कमज़ोर इसलिए नज़र आता है क्योंकि सिखों ने अब अपने आप को हाईएस्ट लेवल पर ऑर्गेनाइज कर लिया है, द कंप्लीट मिलिट्री यूनिट्स एज अ मिसल। तो एक भी मिसल से अब वो लड़ेगा तो 10 मिसलें और आएंगी। अगर एक मिसल निपट सकती है तो निपटेगी, वरना 10 मिसलें और आएंगी, क्योंकि किसी भी एक मिसल पर आक्रमण दल खालसा पर आक्रमण है। हर एक मिसल में रिफ्लेक्ट हो रहा है दल खालसा। ओके, इस बात को समझ पाए ना? जैसे किसी भी एक राज्य पर आक्रमण भारत पर आक्रमण है, तो सभी राज्यों से मिलकर के एक बना द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। ऐसे ही सभी मिसलों से मिलकर के बनता है एक दल खालसा। ये घटनाक्रम 1748 के सरबत खालसे के फैसले से हुआ। ये गुरमत पास की सरबत खालसे ने कि अब मिसलें बनेगी, जत्थास रीऑर्गेनाइज्ड इनटू मिसल्स एंड फॉर्मिंग द दल खालसा, और इसकी अगुवाई करेंगे जस्सा सिंह आलूवालिया। ओके, लेकिन 1983 में जस्सा सिंह आलूवालिया 1783 में जस्सा सिंह आलूवालिया के निधन के बाद मिसल सिस्टम बिखरने लगेगा, माने दल खालसा एज अ फोर्स बिखरने लगेगी। और फाइनली आप सब जानते हैं कि 1792 ऑनवर्ड्स एक योद्धा उभरने लगेगा जो कि एक मिसल से बिलोंग करता है, दैट इज शुक्रचाकिया मिसल। शुक्रचाकिया मिसल का वो योद्धा धीरे धीरे सारी मिसलों को जोड़ के एक एम्पायर इस्टेब्लिश कर देगा, और 1799 ऑनवर्ड ये होता है, और ये योद्धा है महाराजा रणजीत सिंह। तो वो सरदार नहीं, वो राजा नहीं, वो महाराजा हुए, क्योंकि उन्होंने सारी मिसलें जोड़ के एक सिख एम्पायर बना दिया। तो इसलिए 1799 को टाइम पीरियड रखा जाता है कि 1735 से 1799 के बीच में
दल खालसा ने मिलिट्री यूनिट का काम किया। बट अब तो महाराजा रणजीत सिंह आ गए, तो अब दल खालसा नहीं हो पाएगा, अब नाम हो जाएगा सिख खालसा आर्मी। तो अब सवाल पूछता हूँ, दल खालसा के पहले क्या होगा? दल खालसा के एग्जिस्ट, उसका प्रेडिसेसर कौन होगा? गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा सजाई खालसा फौज। खालसा फौज पहले, उनके भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी ये खालसा फौज किन्हें नाम दिया? गुरु हरगोबिंद सिंह जी के समय की अकाल फौज, वो हुई खालसा फौज। अब खालसा फौज के बाद अब कौन आ जाएगा एग्जिस्टेंस में? बुढ़ा दल और तरुण दल के रूप में दल खालसा, जो कि पहले दल खालसा दिख रहा है जिसमें दो ही हैं, बुढ़ा दल, तरुण दल। तरुण दल को आगे और 5 यूनिट्स में बांटा है। समय आगे बढ़ा, अब ये जो दल खालसा, इसमें कौन आ गया? जत्थे। समय आगे बढ़ा, जत्थे रिप्लेस हुए, दल खालसा में अब कौन आ गया? मिसलें। दल खालसा मेन हेडिंग है। जैसे इंडिया बनता जा रहा था, पहले क्या हुआ करती थी? बहुत कम स्टेट्स और मेजॉरली यूनियन टेरिटरीज। फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, इंडिया तो वही रहा। ऐसे ही दल खालसा, 2 दल, बुढ़ा दल, तरुण दल, फिर जत्थाज, फिर मिसलें, और अब आ गई है द सिख खालसा आर्मी। तो अब देयर विल बी नो दल खालसा। लेकिन हाँ, धार्मिक विचार के रूप में, इंटेलेक्ट के रूप में, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बुढ़ा दल, तरुण दल आज भी हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन सिख खालसा आर्मी आ गई, और अब जब लीडर मिल गया है और एक एम्पायर बन चुका है, और उस एम्पायर ने फ्रेंको ब्रिटिश मॉडल पर अपनी आर्मी ट्रेंड कर ली, फ्रेंच ब्रिटिश लड़ाकों से मॉडर्न सेंस में, और प्रॉपर एग्जीक्यूटिव बना दी गई है, लेजिस्लेचर बना दी गई, जुडिशरी बना दी गई है, अब सब कुछ हो गया है जब, तो अब फिर 1805 में सरबत खालसा का जो प्रोसेस है वो ख़त्म कर दिया महाराजा रणजीत सिंह ने। तो सरबत खालसा 1805 में महाराजा रणजीत सिंह ने बंद कर दिया कि हो गया, अब देयर इज एम्पायर, आई एम द लीडर, आप अपने विचार रखिए, जो भी हैं बताइए क्या है, फैसला करेंगे उस पर हम। तो सरबत खालसा वहाँ पर फिर, तो पहली ऑफिशियल इंस्टीट्यूशनल मीटिंग ऑफ सरबत खालसा दिखती है 1723 में, और फिर ख़त्म, बंद कर दी जाती है 1805 में, क्योंकि तब लीडर चले गए थे नहीं, और फिर अब एक लीडर आ गया। फिर ऑलमोस्ट 115 साल तक सरबत खालसा नहीं बुलाई जाएगी। आई बात समझ में? ये नहीं होगा, इतनी बात समझ में आई। लेकिन फिर 1920 में महंतों का सिस्टम ख़त्म करना है गुरुद्वारों पे, तो जब महंत सिस्टम ख़त्म किया गया, तो तब 1920 में फिर सरबत खालसा बुलाई गई। उसके तहत ही मैंने बताया शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन की आवाज़ें आ जाएंगी, गुरमत आ जाएगी। और अब उसके बाद ध्यान से देखिए कि अब जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही एग्जिस्टेंस में आ गई, SGPC एग्जिस्टेंस में आ गई, तो ये माना गया कि सिखों की वॉइस अब वही है। SGPC इज द वॉइस ऑफ द सिख। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो शिरोमणि प्रबंधक कमेटी अब शिरोमणि संस्था हो गई। इतनी बात समझ में आई? इस चीज़ को समझिए। तो इसलिए फिर इन बिटवीन भी सरबत खालसा की मीटिंग नहीं आई, फिर नहीं आई, क्योंकि SGPC आ गई, वॉइस रिफ्लेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म आ गया, तो फिर सरबत खालसा की मीटिंग नहीं आई। लेकिन फिर एक मेजर सरबत खालसा मीटिंग हुई है विच शूक्ड द गवर्नमेंट। ओके, ये बुलाई गई 26 जनवरी, जब भारत गणतंत्र दिवस मना रहा था, 26 जनवरी 1986, ऑपरेशन ब्लू स्टार के 2 साल बाद। आई बात समझ में? उस समय केंद्र में राजीव गांधी एज अ प्रधानमंत्री, आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्री पंजाब के सुरजीत सिंह बरनाला, और अकाल तख्त मुखी यानी कि जथेदार ज्ञानी कृपाल सिंह। अब यहाँ पर फैसले होंगे बड़े, वही फिर सरबत खालसा बुलाई जाती है। तो सुनिए, अब सरबत खालसा जब आते हैं तो सिख समाज सारा आता है, बैठे। प्रोसेसेस क्या होते हैं समझिए ध्यान से। सबसे पहले अरदास होती है, क्योंकि हमने बाणी की सेध में ही चलना है ना, उसी के ओट आश्रय में चलना है ना, ऐसा सरबत खालसा बोलता है। तो सबसे पहले अरदास होती है, सर्व सुख मांगा जाता है, सन्मति मांगी जाती है। फिर 5 प्यारे निर्धारित होते हैं, 5 प्यारे निर्धारित होते हैं, क्योंकि डिसीजन ऑथोराइज्ड होने चाहिए ना, फिर 5 प्यारे निर्धारित होते हैं। फिर
बुलाने का काम कौन करते हैं? अकाल तख्त जथेदार, ये मीटिंग। फिर अकाल तख्त जथेदार, नियम तो ये है कि जो भी जनता से विचार आए हैं, जो भी अलग अलग दलों ने आगे प्रमोट करे हैं स्टेज तक, वो सब जनता से विचार करके जब वो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल का नारा आ जाए तो उन्हें जनता में ही लिखना है। अब इसके रूप में एक बदलाव आया, पहले से लिख के लाते हैं। बेसिक रूल क्या है? वहीं लिखना है, वहीं ओपिनियन फॉर्म होना चाहिए, वहीं लिखना है। वहीं लिखा, सबने अपना असेंट दिया, ये गुरमत का फैसला हो गया। ओके, तो बुलाएंगे अकाल तख्त जथेदार, अरदास से आरंभ होगा इसका। पंच प्यारे निर्धारित होंगे, उस समय में नॉमिनेट होंगे, वो खड़े होंगे। कोई भी आपसी विवाद हुआ, कोई भी डिबेट डिस्कशंस हुई, डिसीजिव अथॉरिटी किसकी है, सुलझाने का काम कौन करेगा? पंच प्यारे। पंच प्यारे ये काम करेंगे। अलग अलग स्टेज पर बुलारे आएंगे, अलग अलग स्पीकर, और वो जो भी वॉइसेस असरटेन की हैं सरबत खालसा के क्राउड से, मीटिंग सभा से, वो सारी वॉइसेस को वहाँ बिंदु दर बिंदु रखना शुरू करेंगे, क्योंकि डिमांड को आर्टिकुलेट करना भी जरूरी है ना भाई। डिमांड आर्टिकुलेट, तो मैंने बताया कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मीटिंग में मेनली काम वो कर रही होती हैं, तो वो जनता की डिमांड को आर्टिकुलेट करके स्टेज से रखेंगी। इस पर एक एक बात पढ़ी जाएगी और जनता का उस पर वॉइस वोट लिया जाएगा। जैसे आज भी हम संसद में वॉइस वोट लेते हैं, ये ने, अगर सभी महानुभावी इसे मानते हैं तो वो कह देते हैं ये, वो कह देते हैं कौन नहीं मानते तो कहते हैं ये के पक्ष में ज़्यादा ध्वनि आई, पास। ऐसा संसद में आज भी होता है। तो ऐसा फिर सिख सभा में वॉइस वोट मांगा जाता है, तो जितना जयकारा लगता है पूरी संगत का, वो मता पास माना जाता है, लिख दिया जाता है, ओके डन, ये हो गया गुरमत। तो इस तरह से गुरमत के फैसले हो जाते हैं। ओके, और इस गुरमत 1986 के फैसले में बड़े फैसले रहे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो श्री गुरु हरमिंदर साहिब, जो दरबार साहिब की, श्री हरमिंदर साहिब जी का जो निर्माण कार्य चल रहा है, सिखों ने मना कर दिया कि वो निर्माण कार्य हम अपनी कार सेवा से करेंगे। जो निर्माण कार्य अब तक अगर कुछ करवा दी गया है सरकार की तरफ से, वो रिवर्ट बैक किया जाएगा। 1986 की सरबत खालसा का ये पहला रूल था, इसलिए तब से कार सेवा प्रोसेस बहुत महत्व दिया जाता सिखों में, क्योंकि वो फैसला गुरमत का है। ओके, और तख्त श्री दमदमा साहब के तहत ये कार सेवा चलेगी, उन्हें जिम्मेवारी दी कि आपके तहत चलेगी ये। तो सब तब पूरे विश्व भर में बैठे सिख समाज को जब गुरबत का मैसेज मिला कि अब दरबार साहब का जो रेनोवेशन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा सारा, वो सरकार से 1 रुपया नहीं लेना, तो बढ़ चढ़ करके विश्व भर से सब तरफ से फिर कार सेवा आई, क्योंकि गुरमत का फैसला था वो। दूसरा फैसला ये लिया गया कि आज जो फैसले होंगे, ये सभी फैसलों को अमल में लाने के लिए 5 मेंबरी कमेटी बनेगी, एक 5 मेंबरी कमेटी बनेगी, वो इन सभी फैसलों को अमल में लाएंगे आगे जाके। तीसरा फैसला लिया गया कि एसजीपीसी भंग कर दी, कि एसजीपीसी वॉइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रही सिखों की, सरबत खालसा इसलिए बुलाई गई है, एसजीपीसी अब नहीं रहेगी। तो बहुत से लोग इसके हक में भी कहते हैं, पर आप जब किताबें पढ़ेंगे बहुत से लोग इस फैसले को अपोज भी करते हैं कि ये क्यों किया। तो मैंने पर बताया था कि जब एसजीपीसी बनी, फिर उसके बाद सरबत खालसा नहीं हुआ। फिर अब जब नौबत पड़ गई कि भाई 2 साल हो गए हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार हुए, क्या किया, प्रोग्रेस क्या की, तो फिर सरबत खालसा आई। तो सरबत खालसा की मीटिंग में फैसला हुआ एसजीपीसी डिसबैंडेड। अकाल तख्त से जत्थेदार ज्ञानी कृपाल सिंह को हटा दिया गया, और जसबीर सिंह रोडे जो कि भतीजे थे संत जरनैल सिंह पिंडराले के, उन्हें गद्दी पर बैठा दिया गया, उन्हें अकाल तख्त मुखी नियुक्त कर दिया गया। ये कुछ बड़े फैसले। तो जो पहला बड़ा फैसला था वो था कि दरबार साहिब का निर्माण सिख संगत स्वयं करेगी। इसे पंजाब की सरकार मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला, केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इन सब ने सिखों की सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा मुद्दा माना और सहमति दे दी। लेकिन एक दूसरा बड़ा फैसला हुआ था कि सिख सदैव प्रयासरत रहेंगे सेल्फ रूल अटेन करने के लिए, स्वयं शासन अचीव करने के लिए सिख हमेशा प्रयासरत रहेंगे। इसका राज्य की सरकार सुरजीत सिंह बरनाला ने भी अपोजिशन की, और केंद्र की सरकार राजीव गांधी ने भी अपोजिशन की कि ये सेल्फ रूल वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये फिर एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा गया। और कमेटी नियुक्त की गई कि वो परस्यू करेगी मैटर कि ये हो। ये 1986 में बुलाई गई सरबत खालसा की मीटिंग थी। इन बिटवीन कई बारी और भी कहा जाता रहा सरबत खालसा की मीटिंग बुलाओ। तो मैं आपको बता दूं, अब ये अकाल तख्त के द्वारा नहीं बुलाई गई, लेकिन तरन तारण में 2015 में सिमरजीत सिंह मान
जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर फैक्शन के हैं, उन्होंने भी एक मीटिंग बुलाई सरबत खालसा के नाम से। याद रखिए, उस समय में सरकार अकाली दल की हुआ करती थी और ये कहा गया कि बहुत सारे प्रयास किए गए कि, मतलब ऐसा पत्रकार बताते हैं कि बहुत सारे प्रयास किए गए कि सरबत खालसा वो मीटिंग होल्ड ना हो पाए। उसके लिए तर्क दिया गया कि एक तो ये अकाल तख्त के जथेदार ने नहीं बुलाई, सिमरजीत सिंह मान ने बुला ली। दूसरा, इसमें सभी सिख संगतें हिस्सा नहीं ले रही हैं, उन्हीं के कुछ सपोर्टेड ग्रुप्स ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और भी कई तर्क दिए गए, लेकिन ऐसा कहा जाता है 6 लाख सिख आए थे। सरबत खालसा मीटिंग बुलाई गई थी, लगभग 6 लाख सिख आए थे। ओके, तो जो लास्ट अगर आप जथेदार के वाले मुझसे पूछेंगे तो वो मेजर जो सरबत खालसा वो 1986 वाली है। पूरी प्रोसीडिंग आप देखना चाहते हैं यूट्यूब पे 2 घंटे 12 मिनट की पूरी सरबत खालसा 1986 की प्रोसीडिंग रिकॉर्डेड पड़ी हुई एज इट इज़, आप देख सकते हैं, आपको सारी प्रक्रिया समझ आ जाएगी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द सरबत खालसा। सरबत खालसा जिसमें समस्त सिख समाज आके शामिल होता है, जिसमें कंसेंसस से, सर्वसम्मति से कुछ विचार आगे पहुंचते हैं और वो सरबत खालसा के फैसले का रूप ले लेते हैं। फिर वो फैसला कहलाता है गुरमत और फिर वो सभी पर लागू होता है। इसमें महत्वपूर्ण जो संस्थाएं पार्टिसिपेट करती हैं, अलग अलग दल, अलग अलग निहंग जत्थे, अलग अलग और सिख ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें दल खालसा एक महत्वपूर्ण एक इंस्टीट्यूशन है सिख अब तक के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में, जिसकी मैंने सारी कहानी बता दी कि दल खालसा एक्चुअली में क्या है। अब इस दौरान मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 1733 से, जब से सिखों को नवाब का टाइटल मिला नवाब कपूर सिंह से लेकर के 1763 के बीच में 2 बार सिखों के परसिक्यूशन तो हुए, एक बात है, लेकिन 2 बार का लूकरा फेस करना पड़ा, द होलोकॉस्ट। आई बात समझ में? ये जो कल्लू करे हैं, जो प्रथम कल्लू करा है, ये भाई दीवान सिंह जो उस समय में व्यक्ति हुआ करते थे, दीवान लखपत राय, उनके भाई जसवंत सिंह का असैसिनेशन कर दिया गया, या कई ऐसा कहा जाता है कि भाई मतलब कई तरह के उस पर किंतु परंतु हैं, लेकिन बस उसके आउटरेज में कानूवान, अगर आप यहाँ से गुरदासपुर जाते हैं तो आपको गुरदासपुर ज़िले के अंदर एक जगह मिलेगी कानूवान। आई बात समझ में? कानूवान में 1740 के दशक में हज़ारों की तादाद में कन्फाइन करके सिखों को कत्ल किया गया, उसे हॉलोकॉस्ट माना जाता है। पहला ये छोटा कल्लू करा है। फिर सेकंड टाइम जब मैंने बताया कि जब नादिर शाह आता था उसे भी सिखों ने परास्त किया, फिर अहमद शाह अब्दाली आता था उसे भी सिखों ने परास्त किया। जब अहमद शाह अब्दाली 1761 में बैटल ऑफ पानीपत तीसरी जीत के जा रहा था, उसके बाद मलेर कोटला और कई क्षेत्रों में सिखों ने उसको शिकस्त दी, लेकिन फाइनली फरवरी 1762 में उसने फिर ये आर्मी ऑर्गेनाइज करके ये तय किया कि अब सिखों का नरसंहार करना है। तो तब फिर जो जेनोसाइड तब हुआ, जो कत्लेगार हुआ, वो दूसरा कल्लू करा है, 1762 में हुआ, ये फरवरी के महीने में। ओके, ये कहानी है। पहले के लिए जिम्मेदार मुगल हैं, मैंने बताया दीवान लखपत राय, उनके भाई को मारा तो उसके बाद ये आया। दूसरे के लिए जो मेनली जिम्मेदार हैं वो अहमद शाह अब्दाली है। इतनी बात क्लियर हुई? चलें अब। तो हमने सरबत खालसा के एक एक कॉन्सेप्ट को सीखा। आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? सारी वर्डिंग, सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए? डन। तो इस सरबत खालसा की मीटिंग को बुलाने के विषय में इस समय बातें रखी जा रही हैं। वो अकाल तख्त जथेदार का प्रेरोगेटिव है कि वो बुलाना चाहते हैं कि नहीं। बुलाते हैं तो क्या मुद्दे होते हैं, क्या नहीं, वो तो अखबारों का काम है, आप देख ही लेंगे, आप जान ही लेंगे। मेरे लिए आपको पंजाब की हिस्ट्री से जुड़े ये सारे तथ्य अवगत कराना ज़रूरी था कि आप अखबारों में या चर्चाओं में जब सुने तो आपको कोई ये ना बरगला दे कि पता नहीं सरबत खालसा कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इसका कोई लीडर है, या दल खालसा क्या है या क्या नहीं है। वो अब आपको स्पष्ट हो गया है कि क्या है। थैंक यू सो मच।